नमस्कार। आज एक बार फिर हमसे दोबारा से ग्रह और राशियों के ऊपर अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हुए, तो आज हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। तो आज उसमें हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया, राशियों के बारे में बताया, उनकी गति बताई, कैसे वो मूवमेंट करते हैं। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए करेंगे, प्लैनेट्स के बारे में कुछ और जानेंगे। प्लैनेट्स की मूवमेंट्स के बाद अब प्लैनेट का कुछ और आगे, जैसे हम आज 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहले तो कौन से प्लैनेट ऑस्पिशियस हैं, कौन से अनऑस्पिशियस हैं, कौन से प्लैनेट्स अपनी एक राशि पे जाके एक्सॉल्टेशन पे हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डिग्री पे, और तीसरा मून के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले बात करते हैं सारे प्लैनेट्स की। पहले मैं इनकी सिर्फ डिग्री का ही बताऊंगी कि कितनी डिग्री पे जाके ये एग्जॉल्ट होते हैं, कितनी डिग्री पे जाके वो डेबिलिटेशन में जाते हैं, मतलब उच्च होते हैं और नीच होते हैं। जब प्लैनेट अपनी उच्च स्थिति में होते हैं तो वो उनके अंदर पावर आपको फल देने के लिए, यानी हमको फल देने के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है। जैसे कि एक हाउस के जितने भी सिग्निफिकेंस हैं उनको हमारे को देने के लिए, जैसे कि एक हाउस के, जो एक हम पर्टिकुलर हाउस बात करते हैं, किसी भी हाउस के जहाँ का वो लॉर्ड है या जहाँ पे वो बैठे हैं, तो उस हाउस के लिए जब प्लैनेट्स का उससे रिलेशन होता है तो वो हमको वो प्लैनेट कितना अच्छा फल देगा ये उसकी पोजीशन पे है, वो किस हालात में है। जैसे वो अपनी अपनी राशि में है, या अपनी दोस्त फ्रेंड की राशि में है, या शत्रु की राशि में है, या अपने एक्सॉल्टेशन पे है, या डेबिलिटेशन पे है। ये सारी चीजें हम इनको धीरे धीरे सारा आगे आगे करते जाएंगे। तो आज हम चलते हैं पहले एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन पे। तो कुछ एक डिग्री पे जाके और कुछ एक राशियों में हर एक प्लैनेट अपने एक्सॉल्टेशन पे होता है और कुछ एक राशियों में डेबिलिटेशन पे होता है। तो सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य 5 राशि यानी सिंह राशि के लियो राशि का लॉर्ड है, लेकिन वो एक्सॉल्टेशन पे जाके 10 डिग्री पे, यानी मेष राशि, कोई कालपुरुषम राशि लें, एरीज से स्टार्ट करें, तो 10 डिग्री पे जब वो आता है यहाँ पर मेष राशि में, एरीज में, तो वो अपनी एक्सॉल्टेशन पे आ जाता है। मतलब 10 डिग्री के आस पर वो अपनी एकदम अच्छी स्थिति में आता है, जहां पे वो सब अच्छे फल देने शुरू कर देता है। अब ये जो मेष राशि एरीज राशि है, ये मंगल की राशि। मंगल की राशि में आके जो सूर्य है वो उच्च का हो गया। अब इसका एक लॉजिक ये भी है कि मंगल कौन है, इस मंत्रिमंडल का, जो ये प्लैनेट्स का मंत्रिमंडल है, इनका जो पार्लियामेंट है उसका वो सेनापति है। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल क्या बोलते हैं वो, सेना के बीच में जो होते हैं वो है। तो यहाँ पे वो सेनापति के क्षेत्र में आके उसकी पोजीशन एकदम हाई हो जाती है। अब वो डेबिलिटेशन में कहा जाता है, बिल्कुल उसके नीचे 7 राशि में जाके। वो किसकी राशि है? शुक्र की। अब मैंने आपको पहले भी एक बताया था, शुक्र और गुरु ये दोनों मंत्रिमंडल के बीच में मंत्री हैं, मतलब जो सलाह देते हैं। उस पर भी जो गुरु और शुक्र, ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं, ये दोनों गुरु हैं। और जो गुरु है वो है देवताओं का गुरु, और जो शुक्र है वो राक्षस का गुरु है। मतलब एक नेगेटिव की तरफ है, एक पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन दोनों ही सॉफ्ट प्लैनेट है, दोनों ही अच्छे फल देने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आप समझो कि सूर्य जो प्लैनेट्स में राजा है, वो अपने शुक्र जो कि दैत्यों का गुरु है, वहां जाके वो नीचे जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और, सूर्य के बाद में चंद्रमा ना लेके सीधा शनि ले रही हूँ। शनि जो है, अब सूर्य और शनि का भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। सूर्य और शनि ये पिता पुत्र का रिलेशन है, आजकल आपने काफी सीरियल्स में देखा भी होगा। और ये सूर्य और शनि का आपस में कभी भी रिलेशन अच्छा नहीं था। पिता पुत्र थे, लेकिन आपस में उनकी कभी भी बनती नहीं थी। तो उनका आपस में 36 का आंकड़ा रहता था। तो यहाँ पर जब सूर्य और शनि को यहाँ पे जो मंत्रिमंडल में दिया भी किसका हुआ है? ओदा दास का, सेवक का। अब यहाँ पे देखो, जहां पे सूर्य उच्च का हो जाता है, वहां पे आके शनि
डेबिलिटेशन, नीच हो जाता है। यानी शनि की जो नीच की राशि है वो एरीज है, और शनि उच्च का कहां होता है? 7 में, जो कि उसकी शुक्र की राशि। अब शुक्र यहाँ पे मैंने फिर बताया दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन अभी हम फ्रेंडशिप भी देखेंगे तो शनि और शुक्र आपस में फ्रेंड भी है। तो वो उच्च कहां पे हो रहा है? शुक्र की राशि में। और कहां पे हो रहा है? जाके 7th हाउस में। अब उसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो 2nd हाउस में, 2nd हाउस टॉरस राशि यानी वृष राशि में 3 डिग्री पे जाके उच्च का होता है। अब ये देखो, चंद्रमा को मैंने पहले भी बताया, थोड़ा थोड़ा इनको को रिलेट आप साथ साथ करते जाओ। चंद्रमा जो है माँ का कारक है, और लॉर्ड किसका है? 4th हाउस का। 4th हाउस अगेन माँ का कारक, मन का कारक, बड़ा सॉफ्ट प्लेनेट, और माँ भी ममता, सॉफ्टनेस। तो वो कहां पे आके उच्च का हो रहा है? 2nd हाउस में। 2nd हाउस और 2nd राशि वृष राशि टॉरस। और डेबिलिटेशन में कहा जाता है? वो परिवार में जाके तो उच्च का हो रहा है। हम काल पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, ये 2 राशि कहीं और भी जा सकती है, लेकिन हम काल पुरुष की कुंडली में जाके इनका देख रहे हैं। अब वो डेबिलिटेशन में कहा जा रहा है? 8 राशि स्कॉर्पियो में, आयु की राशि। माँ का हृदय बहुत कोमल है, और वो आयु स्थान पे जाके थोड़ी सी डेबिलिटेशन में चली जाती है, जहां पे उसकी पावर खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, गड्ढे में चली गई, समुद्र में चली गई। उसके बाद आता है, अब मून के बारे में एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगी, हम इसमें बात कर रहे हैं, आगे आएगा पीछे। अभी हम ग्रहों के शुभ और अशुभ का भी करेंगे, क्योंकि मून आ गया है तो उसके बारे में बात करते हैं। मून और जो सूर्य है इनका भी आपस में संबंध है। सूर्य राजा है मंत्रिमंडल में, मून रानी है। मून सूर्य से जब 180 डिग्री की दूरी पे होता है तो वो बिल्कुल पावर में होता है, फुल मून होता है। यहाँ एक्सॉल्टेशन में है, लेकिन अगर ये सूर्य इधर है, पास में है, या सूर्य 180 डिग्री के बीच में है, तो मतलब सूर्य और चंद्रमा की डिग्री का अगर हिसाब लगाओ 10, 20, 30, 40, 50, 60 कहीं इतनी दूरी पे भी है, तो सूर्य जो चंद्रमा है वो हमारा वीक हो जाएगा, तो उसकी पावर धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है जब सूर्य से चंद्रमा आगे होता है, 180 डिग्री तक आगे 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 चलता जाता है, तो वो चंद्रमा पावरफुल है। कहते हैं जैसे कि सूर्य से आगे 15 दिन तक 180 डिग्री तक जाता है, क्योंकि 30 दिन तक पूरा चक्कर काटता है, तो 180 डिग्री 360 डिग्री तक का इन्होंने पूरा, ये कुंडली में पूरा एक 360 डिग्री, और हर हाउस 30 डिग्री का है। ये मैं बार बार बता रही हूँ ताकि याद रहे। तो 360 डिग्री चंद्रमा 30 दिन में 30 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो 180 डिग्री 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो जब 180 डिग्री आता है, जब सूर्य से चंद्रमा आगे जा रहा है, तब 180 डिग्री में आके पूर्णमासी आ जाती है, जहां पे चंद्रमा का फुल मून है, जहां पे वो बिल्कुल फुल अपनी पावर में है, और उसके बाद फुल मून हो और वो यहाँ पे एक्सॉल्टेशन में है, तो बाकी क्या है, उसके पास बहुत पावर आगे काम करने की। लेकिन यहीं पे चंद्रमा जब 180 डिग्री के पीछे, चंद्र सूर्य से पीछे, यानी चंद्रमा सूर्य के पास जा रहा है, और जैसे जैसे नजदीक जाता जाएगा तो वो क्षीण होता जाएगा, उसकी पावर कम होती जाएगी, और जैसे ही सूर्य के साथ बिल्कुल आ जाएगा तो उसको बोलेंगे अमावस्या, या वो बिल्कुल सूर्य की ऊर्जा के बीच में समा गया। तो उस वक्त चंद्रमा को हम क्षीण बोलते हैं, वो अपनी पावर देने के लायक, अपना काम अच्छे से करने के लायक नहीं रह जाता। तो ये थे चंद्रमा। आगे हम बात करते हैं मार्स की। मार्स यहाँ पे सूर्य की बात की हमने, शनि की बात की, अब हमारे मंगल पे। मंगल 28 डिग्री पे मकर राशि में जाके वो उच्च की हो जाती है। अब यहाँ पर वो 28 डिग्री पे आके आ रहे हैं, जहां पे बिल्कुल लास्ट में आके आ रहे हैं, मतलब वो हर जगह ही सेनापति है, तो सेनापति हमेशा रहेगा, चाहे वो 28 डिग्री पे है, पहुंच के भी है। और कहां पे? शनि की राशि में आके वो उच्च की हो रही है। शनि कौन है? शनि है सेवक है, शनि है जहां पे सेनापति को अपनी सारी आगे अपने जितने भी हैं उसके जो सेना है या नौकर है या जितने भी उसके आगे सेवक हैं, उनको उन्होंने कंट्रोल करना है। तो वो कहां पर उच्च हो गया? आके सेनापति के घर पे। और दूसरा आप चीज देखिए तो मंगल आके कर्म भाव में, जहां कर्म क्षेत्र में जाके वो उच्च के हो गए।
और डेबिलिटेशन कहाँ आ गई है? 4th हाउस में। 4th हाउस और कर्क राशि, कैंसर के बीच में वो, फिर वही 28 डिग्री सेम ही रहेगी, 28 डिग्री के आपके वो नीच हो गए। लेकिन बृहद पाराशर होराशास्त्र में बोला हुआ है कि क्योंकि मंगल सेनापति है तो वो नीच कभी भी नहीं होता। कर्क राशि रानी की राशि है, वहां के नीच हुए हैं, लेकिन इसको जो उन्होंने फल देने हैं तो वहां आके वो नीच नहीं होंगे, वो उतने ही पावरफुल हैं, उतने ही वो फल आपको जो उन्होंने देने हैं अच्छे या बुरे। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है कि वो उन्होंने जो अपने फल अच्छे देने हैं उसकी जगह वो उनके फल बुरे होने शुरू हो जाए तो लेकिन वो नीच कभी भी नहीं होते। अगर उनके ऊपर शुभता का असर आ रहा है कर्क राशि में आने के बाद भी तो वो अपने अच्छे फल दे सकते हैं। मंगल के बाद आते हैं मरकुरी, बुध, जो मंत्रिमंडल के बीच में राजकुमार है। तो मंगल जो बुध जो है, मरकुरी, वो जाके अपनी एक्सॉल्टेशन पे कहाँ आते हैं? 6th हाउस पे, वर्गो राशि, कन्या राशि। और उसकी दूसरी राशि कौन सी है? मिथुन। और जाके ये नीच कहाँ हो जाते हैं? 12th राशि, पाइसिस, 12th हाउस में। तो यहाँ पर ये मैंने पहले भी मकर, इसका कन्या का मैं बता चुकी हूँ वर्गो राशि में कि 6th हाउस क्या है, लेखा जोखा वाणिज्य। तो यहाँ आके ये अपनी पूरी पावर पे होते हैं और नीचे जाके ये 12th हाउस में, यहाँ पे खर्चे का घर है। एक बनिए को आने के लिए तो चीजें चाहिए लेकिन जाने के लिए चीजें नहीं देनी है। उसके बाद आते हैं जुपिटर, जुपिटर देवताओं के गुरु। जुपिटर जो है वो जाके उच्च होते हैं 4th हाउस में। जुपिटर और शुक्र ये दोनों सौम्य ग्रह हैं। जुपिटर जो है देवताओं के गुरु हैं और वो सुख स्थान में जाके उच्च किए हो रहे हैं। और किसकी राशि में? रानी की राशि में, चंद्रमा की राशि में, वहां जाके वो उच्च किए हो रहे हैं। और नीच कहाँ पे हो रहे हैं? 10th हाउस में जाके। 10th हाउस मकर की राशि, शनि की राशि में जाके वो नीच हो रहे हैं। और उनकी अपनी दूसरी राशि कौन सी है? पाइसिस, और दूसरी धनु, सेजिटेरियस। उसके बाद आते हैं वीनस। वीनस जो है लग्जरी, वीर्य, सब तरह की ऐशोआराम, गाड़ी, हर चीज की उसके लिए है वीनस। जहां पर वीनस आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो आपको जिंदगी में सब कुछ मिलने वाला है। तो वीनस कहाँ पे जाके उच्च की हो रहे हैं? वीनस देखो एक्सॉल्टेशन उनकी बृहस्पति, अपने ही देवताओं के राजा, जो गुरु, जिनके पास ज्ञान, धन, संतान, हर तरह के सुख है, तो सुखों का देवता है, उसके घर में जाके। और कहाँ पे? जहां पे खर्चे से बुध डर रहे हैं वहां पर शुक्र उच्च के हो रहे हैं। मतलब जब आप खर्चा ज्यादा करोगे तभी तो आपके पास पैसा है, तभी तो आप खर्चा कर रहे हो। तो यहाँ पर गुरु कहाँ पे उच्च के हो रहे हैं? 12th हाउस में। और वो एक्सॉल्टेशन कहाँ हो रही है उनकी, गुरु की? 10th हाउस, सॉरी, शुक्र की एक्सॉल्टेशन कहाँ हो रही है? 6th हाउस में। मतलब ये बुध से उल्टे हैं, जहां बुध उच्च के हो रहे हैं वहां शुक्र नीच के हो रहे हैं, यहाँ उनकी डेबिलिटेशन में आ गए। क्यों? क्योंकि 6th हाउस क्या है? कर्ज, शत्रु, कचहरी, यहाँ रोग, वहां जाके शुक्र नीच कहाँ हो रही है? 6th हाउस में। और उनकी अपनी राशि है 7th हाउस। अब आ जाते हैं दो प्लेनेट। सैटर्न का मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। शुक्र की 27 डिग्री के पहुंचने पर वो पाइसिस में उच्च हो जाते हैं और वर्गो में डेबिलिटेशन में चले जाते हैं। अब आते हैं राहु और केतु। राहु और केतु ये दो प्लेनेट ऐसे हैं जो कि उनका अपना कोई फिजिकली अस्तित्व नहीं है, उनको हम एक छाया ग्रह हैं, लेकिन वो अच्छे प्लैनेट, मतलब शुभ प्लैनेट्स में नहीं आते। रोल उनका प्लैनेट जैसा ही है। तो राहु केतु का क्या है कि जिस प्लैनेट के साथ होते हैं वो उसी तरह का आपको फल देते हैं। हाँ, इसकी एक चीज है कि केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो तो ये अच्छा फल दे देते हैं, ये योग कारक बन जाते हैं। केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड्स के साथ इनका रिलेशन हो जाए राहु केतु का तो ये अच्छा फल देते हैं। अब राहु केतु जो है वो भी 20 डिग्री पर जब राहु केतु 20 डिग्री पर, राहु
जो है वृष राशि में 20 डिग्री पे पहुंच जाता है तो वो उच्च का एक्सॉल्टेशन का फल देता है, शुक्र की राशि राहु के। और केतु मंगल की राशि में स्कॉर्पियो में 20 डिग्री तक पहुंचता है तो एक्सॉल्ट हो जाते हैं, एक्सॉल्टेशन पे आ जाते हैं। और इससे उल्टा है, जब क्योंकि ये राहु और केतु हमेशा आपस में एक 180 डिग्री की दूरी पे रहते हैं, कभी इन दोनों का आपस में मिलाप नहीं है। राहु और केतु एक धड़ है और एक दिमाग है, इसीलिए क्योंकि केतु के ऊपर का हिस्सा राहु है और नीचे का हिस्सा केतु है। तो कई बार केतु के लिए ये भी कह सकते हैं जो स्टूपिडिटी वाले वर्क है, जो स्टूपिड वर्क है, वो केतु भी करवा देते हैं क्योंकि उनका दिमाग नहीं है। तो वहीं पे उल्टा हो जाता है, जहां पे राहु उच्च के हो जाते हैं वहां केतु नीच के हो जाते हैं, जहां पे केतु नीच के हो जाते हैं हमारे उच्च के हो जाते हैं। तो उनकी राहु की जो एक्सॉल्टेशन है टॉरस है, तो यहाँ पे केतु की डेबिलिटेशन है। केतु की एक्सॉल्टेशन है स्कॉर्पियो, तो उनकी डेबिलिटेशन राहु की है स्कॉर्पियो। अब राहु की एक्सॉल्टेशन है टॉरस, टॉरस के लॉर्ड है वीनस, टॉरस वृष जिसके लॉर्ड है वीनस। तो राहु क्या कहते हैं, शुक्र और राहु का आपस में अच्छा संबंध है, लेकिन केतु और शुक्र, केतु जो है मंगल के जैसे काम करता है, तो वो स्कॉर्पियो मंगल की राशि में एग्जॉल्ट हुए। यहां पर भी थोड़े से मतभेद है, कहीं कहीं बुक्स में कहा गया है कि जो राहु है वो जेमिनाई में जाके उच्च के होते हैं और केतु जो है वो सैजिटेरियस में जाके होते हैं। लेकिन एक्चुअल में राहु जेमिनाई और टॉरस दोनों में ही अच्छे फल देते हैं, और उसी तरह केतु सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो दोनों में ही ठीक फल देते हैं। इनका राहु और केतु का यही है कि जिस जिस प्लैनेट के साथ बैठे हैं उनकी तरह का उन्होंने फल देना है। हाँ, केंद्र त्रिकोण का साथ में लिया तो वो बहुत अच्छा फल देंगे। अब उसके बाद हम जाते हैं, ये तो हमने बात की उच्च की और नीच की। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक प्लैनेट्स हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, जिसको हम शुभ या नैसर्गिक शुभ ग्रह, एस्पिशियस ग्रह, और कुछ एक ऐसे हैं जो इनएस्पिशियस, जो अशुभ ग्रह कहा जाएंगे। अब इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगी, मैं भूल गई थी। जब हम उच्च ग्रह की बात कर रहे हैं कि वो इतनी डिग्री पे आके सूर्य उच्च का हो गया है, तो जब सूर्य एक राशि पहले मेष है तो वो 12 में है, तो उस प्लेनेट को हम उच्च अभिलाषी ग्रह कहते हैं। वो उच्च की तरफ जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है। तो ऐसे प्लैनेट्स जो होते हैं जो उच्च अभिलाषी हैं, कहने को तो अच्छे हैं, वो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, वृद्धि की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर सब कुछ होने के बाद भी ऐसे प्लैनेट्स स्ट्रगल में रहते हैं। हमेशा उनके लिए प्लैनेट्स अच्छा है, उनको अच्छी पोजीशन मिलेगी, लाइक एक अच्छा डॉक्टर बन गया है या एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है, कह सकते हैं कि वो वकील है या सरकारी वकील है, तो वो अभी जज बनना चाहता है, तो वो उच्च की तरफ और जाना चाहता है, उसमें स्ट्रगल कर रहा है। वकील भी बहुत बुरा नहीं है, अच्छी वो इनकम ले रहा है, सब कुछ है। इस तरह डॉक्टर है तो वो भी अच्छा कमा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद उसको है कि वो अच्छा सर्जन बने या उसके पास एक अपना हॉस्पिटल हो। इस तरह वो स्ट्रगल में रहते हैं, हमेशा उनको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसी तरह नीच अभिलाषी ग्रह भी आते हैं, जो ग्रह प्लैनेट है, जैसे मकर का हम ले ले, मकर में आके जुपिटर नीच का हो जाता है। जब जुपिटर मकर में नीच का हो गया है तो इस वक्त वो बेचारा बिल्कुल कुछ करने लायक नहीं रह गया, लेकिन जैसे ही वो मकर से कुंभ में आएगा तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि वो बड़ा रिलैक्स है। अभी की वो बिल्कुल एक घर आ गई है, लेकिन उसमें हम कहेंगे कि यहाँ के आगे प्लेनेट बड़ा रिलैक्स हो गया तो वो कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि अभी 10 राशि में आके जहाँ पे वो नीच है वो अनकंफर्टेबल है, और एकदम ही जैसे जेल से निकल के बाहर खुली हवा में आ जाते हैं, वैसे ही जब नीच ग्रह अपने नीचता से बाहर आ जाते हैं, मतलब नीचता उन्होंने छोड़ दी और अच्छे जगह आ गए, तो वहां पे वो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। अब हम आगे आते हैं, जो प्लैनेट कुछ शुभ है और कुछ अशुभ है। शुक्र और गुरु बिना ही किसी विवाद के वो शुभ ग्रहों में आते हैं। इसमें आते हैं चंद्र, मंगल, मंगल को हम मंगल और शनि, राहु और केतु,
बिना किसी विवाद के अशुभ ग्रह। यहाँ पे आते हैं चंद्रमा और बुध। चंद्रमा जो है वो, जो मैंने आपको भी पूरा डिटेल में समझाया था, जब वो 180 डिग्री के आगे की तरफ, सूर्य से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वैसे तो वो उसको शुभता तभी आनी शुरू हो जाएगी जब सूर्य से 4 घर आगे हो, तो उसकी शुभता मानी जाएगी। तो वैसे शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा बोलते हैं कि अमावस्या से निकलते ही वो शुक्ल पक्ष में आ गया तो शुभता आनी शुरू हुई, लेकिन एक 4 घर आगे होगा, यानी 180 डिग्री नहीं कहेंगे तो 120 डिग्री तो जरूर हो, तब चंद्रमा शुभ है, नहीं तो वो भी अशुभ में ही आएगा। अब सूर्य को भी अशुभ ग्रह, पापी ग्रह कहते हैं, लेकिन सूर्य राजा है तो उसको थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। जब तक राजा सख्त नहीं होगा तो वो अपने सारे सभी देश को ठीक से संभाल नहीं पाएगा। तो इसलिए सूर्य में थोड़ा विवाद है, उसमें कहते हैं कि वो क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह है, पापी नहीं है, क्योंकि उसने बड़ी सत्यता के साथ, बड़ी अपनी पावर के साथ सबको संभालना है। अब आ जाते हैं शनि पे। तो शनि भी नियमों वाला है, वो मैंने आपको बताया, उसको मंगल शनि को निर्विवाद हम उसको पापी ग्रह बोलेंगे। अब आते हैं बुध पे। बुध का कहना है कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ उसको बोलते हैं संघ के हिसाब से वो पापी है, शुभ है, एस्पिशियस है और इनएस्पिशियस है। अगर वो शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, पावरफुल चंद्रमा के साथ यानी मून के साथ, जो मैंने अभी बताया था, तो वो शुभ है। नहीं तो वो पापी ग्रहों के साथ बैठा है तो वो वैसे ही पापी वाले फल देगा। ये इनका शुभता और अशुभता का सारा चीज है। मेरे ख्याल से अभी हमने जो इतना आपको बता दिया, आप इसके ऊपर थोड़ा सा और स्टडी करो, देखो, और जहाँ पे आपको लगे कि कुछ और आपको समझ आना चाहिए तो हम हाजिर हैं। जब भी आप कहेंगे हम आपको कमेंट्स में लिखेंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। और आप भी ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो आपको पता लगे। थैंक यू।